पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को संविधान की किताब दिखानी पड़ गई, वो भी विपक्ष में। इसीलिए दिलाया गया क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी जी का, उन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किए। परमहंस आचार्य का अभी परसों बयान आया, उसने कहा कि अगर मुझे अधिकार मिल जाए तो मैं अंबेडकर के संविधान को जला डालूंगा। महान महान घोटाले करने का काम किए। नीट के चेयरमैन है, देख लीजिए नीट का हाल क्या हो गया। संसद सत्र का पहला दिन रहा है, अभी परसों देखिए क्या होता है। हो सकता है कि परसों खेल बिगड़ जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की जगह तेरही हो जाए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और सरकार बनते ही सरकार का पहला सत्र ये था, और जब सदन में मोदी जी गए वहाँ पर जो विपक्षी नेता थे, जिनमें राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल के सभी नेता वहाँ पर मौजूद थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के किसी प्रधानमंत्री को विपक्षी नेताओं की तरफ से संविधान की कॉपी दिखाई गई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी जाते हैं शपथ के लिए, लेकिन वहाँ पर उनको ये याद दिलाया जाता है विपक्षी नेताओं की तरफ से कि संविधान पर ही चलना है, संविधान के को मद्देनज़र रखते ही हर फैसला लेना है, सरकार चलानी है। और ऐसा ये पहली बार हुआ है कि देश में किसी प्रधानमंत्री को विपक्षी नेताओं की तरफ से ये याद दिलाने की ज़रूरत पड़ी है। लोगों के बीच चर्चा की शुरुआत कर लेते देखते, क्या आप कैसे देख रहे हैं सर? पहली बार ऐसा हुआ है देश के किसी प्रधानमंत्री को संविधान याद दिलाना पड़ा है विपक्षी नेताओं की तरफ से। देखिए, 18वीं लोकसभा के में निर्वाचित जो सांसद रहे हैं, उनका पहली बार जो है कि संसद भवन में प्रवेश हुआ। और प्रतिपक्ष के जो सांसद रहे हैं वो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ जो है कि संसद भवन के गलियारे में प्रवेश करते हैं। और आप चुनावी दौर को देख लीजिएगा कि यह चुनाव ही हुआ था कि एक तरफ संविधान को मिटाने की बात करने वाले लोग थे, तो दूसरी तरफ संविधान को बचाने वाले इंडिया गठबंधन के लोग थे। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह चुनाव के परिणाम के बाद एहसास हो गया कि हम संविधान की अवहेलना करके, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दरकिनार करके हम देश में सत्ता में नहीं कर सकते, क्योंकि यह देश जो है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, न कि कुरान से चलेगा, केवल गीता महाभारत रामायण से चलेगा। धर्म आस्था का केंद्र होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राम के नाम को आगे करके, राम मंदिर का मुद्दा को आगे करके जो है कि छात्र नौजवान हों, हमारे किसान हों, मजदूर हों, मिडिल क्लास के लोग हों, उनके जो संवेदनशील मुद्दे थे उन मुद्दों को दरकिनार करके केवल जो है राम के नाम पर जो है कि यह चुनावी बैतरणी पार करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं तो अयोध्या लोकसभा के ही नहीं, अयोध्या मंडल के और उत्तर प्रदेश के मैं सम्मानित मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ तक कि अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार भाजपा के उम्मीदवार लल्लू सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि नया संविधान को लागू करना है तो 400 पार सीटें जिताना है। और उन्होंने लोगों से नए संविधान के लिए 400 सीट जिताने की अपील किया था। कर्नाटक के अनंत हेगड़े ने भी इस तरह की अपील किए थे कि नया संविधान लागू करना है तो 400 पार सीटें यानी 2/3 बहुमत की सरकार को बनाना है। लेकिन अयोध्या मंडल की सम्मानित जनता ने, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलमिलाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वास्तव में अधिकृत प्रवक्ता हैं, उनकी जुबान पर तो ताला लगा है। हुआ जो है कि इस पर जो है कि अयोध्या के चुनाव परिणाम पर बोलने से कतरा रहे हैं। लेकिन कुछ जो है तथाकथित संत का चोला ओढ़े हुए लोग हैं, जो धर्म की आड़ में धर्म का धंधा चलाने का काम करते हैं, अपनी दुकान चलाने और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। आप देख लीजिए किस तरह की बयानबाजी आ रही है राजू दास का। राजू दास कौन है? राजू दास के अगर पूछ दिया जाए कि आपके माता पिता कौन है, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उस व्यक्ति को अपने परिवार का ही पता नहीं है। वह व्यक्ति 2018 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा, यानी कि भाजपा की छात्र राजनीति का अंग रहा। बाद में बजरंग दल का, फिर विश्व हिंदू परिषद से जुड़ करके काम कर रहे हैं। और जिस तरह के आप देख लीजिए कि तथाकथित जगत गुरु अपने को कहने वाला बड़बोलापन का एक नेता, जो लगता है कि कभी कभी वो मानसिक दिवालियेपन का और पागलपन का शिकार है। परमहंस आचार्य का अभी परसों बयान आया, उसने कहा कि अगर मुझे अधिकार मिल जाए तो मैं अंबेडकर के संविधान को जला डालूंगा। और आज लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और उनके तमाम जो इस तरह के उनके सपोर्टर्स हैं, उनको संविधान से क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जो भी हम भारत में रहने वाले लोग हैं, यह संविधान हम लोगों के लिए जो है कि गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब से कहीं पवित्र है, जो हमें सबके साथ समता का, समानता का, न्याय का जो है कि बर्ताव करने का संदेश देता है।
और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है कि आप हमसे ये बातें कर रही हैं, प्रश्न कर रही हैं। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं रहता तो शायद आपको हमारे सामने प्रश्न करने का अधिकार नहीं मिलता। देश की आज़ादी से पहले यहाँ पर मनुस्मृति के विधान के आधार पर तो क्या भारतीय जनता पार्टी बात करने का या किसी पे प्रश्न करने का, सवाल करने का हक छीनना चाहती है क्या आप नहीं देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का तमाम प्रयास कर रहे हैं? अभी आप लोगों पर भी वो कवायद कर रहे हैं कि किसी तरह मिले कि यूट्यूबर और सोशल मीडिया जो संचालित करने वाले लोग हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलने का काम किया, पोल पट्टी खोलने का काम किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा यूट्यूबर साथियों का कि आपने जनता तक सही बात को पहुंचाने का काम किया। नहीं तो गोदी मीडिया के लोग, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया कही जाती है, वो तो भारतीय जनता पार्टी से अटैची और लिफाफा लेकर के वह जो है कि 3 का 13 करके घुमा फिरा करके झूठी खबरें प्रकाशित करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे। लेकिन यूट्यूबर और सोशल मीडिया संचालन करने वाले हमारे साथियों ने देश की जनता को संविधान के प्रति आगाह किया। और भारतीय जनता पार्टी की जो बुरी नीयत रही है देश के प्रति, संविधान के प्रति, हमारे लोकतंत्र के प्रति, तो यूट्यूबरों ने हम भूमिका अदा किया है, इसलिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अभी मैंने खबर देखा कि यूट्यूब चैनलों पर रोक लगाने के लिए जो है कि तमाम तरह का कवायद कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है ना कि इनको जाब लगा हुआ है मुंह में। हमारे यहाँ बैल अनाज न खा जाए तो उनके मुँहों पर जाब लगा दिया जाता था, एक जाली की तरह होता था। तो अब तो इनके पैरों में भी चक्की बंध गई है। अब जिस तरह से अमित शाह जी और मोदी जी जिस तरह से जो है कि उटपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तानाशाही और हिटलरशाही प्रदर्शित कर रहे थे, अब आप देख लीजिएगा जिस दिन से परिणाम आया है मोदी जी को, उस दिन देख करके मुझे राहत महसूस हुआ कि मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक एक ही ड्रेस कोड में दिखाई दिए। नहीं तो देखता था दिन भर में 5 ड्रेस वो बदलते थे। लगता था हर मीटिंग में जाना है तो क्या कहते, फेस वाश कुछ करा करके और ड्रेस कोड चेंज करा करके जाते थे। लेकिन यह जनता मोदी को हैसियत में ला दिया। और आज तो मोदी जी को जो है सारे जितने भी विपक्षी दल के नेता थे सब संविधान की कॉपी दिखाने लगे। देखिए, संविधान की कॉपी किताब दिखाने का आशय ये था कि इस बार का चुनाव हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो एनडीए है, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी संगठन रहा है उनका एनडीए, तो यह संविधान को मिटाने की बात करते थे। और इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राजद हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना हो, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, संविधान को बचाने के मुद्दे पर, लोकतंत्र को संरक्षित करने के मुद्दे पर हम लोगों ने चुनाव लड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े बयान देते थे, केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ब्रिजेश पाठक जैसे लोग 80 में 80 की दावा करते थे। कहते थे समाजवादी पार्टी शायद जो है कि अखिलेश यादव के परिवार के 5 सदस्य हैं, शायद 2 सीट जीत जाएं, 3 सीट जीत जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जब परिणाम आया तो ये औंधे मुंह गिर गए और देश की तीसरी और उत्तर प्रदेश की पहली पार्टी के रूप में, नंबर 1 पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपना स्थान स्थापित किया है। सबसे ज्यादा सांसद जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है सदन में, कैसे देख रहे हैं, क्या रहेगा माहौल सदन में? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है कि अपने जो प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, जो जनता की भावना है, और जनता ने जिस भावना के तहत जो है कि हमें जनादेश देने का काम किया है, जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए स्वस्थ प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए समाजवादी पार्टी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेगी। और जो भी हमारे छात्र नौजवानों की समस्याएं हैं, किसानों की हैं, मध्यम वर्गीय जनता की है, हमारी माताओं और बहनों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तो जो है इस समय रिकॉर्ड कायम कर रही है पेपर लीक कराने का। अभी कभी पुलिस का पेपर लीक हो गया, उसका नेटवर्क अगर देखिए तो गुजरात से जुड़ा हुआ है। अभी नीट का पेपर जो आउट हुआ है, जो डॉक्टर जोशी जी हैं, और जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी रहे हैं। अभी तो यूपीएससी का चेयरमैन बनने का प्रयास करें, जहाँ जहाँ वो रहे महान महान घोटाले करने का काम किए। नीट के चेयरमैन है, देख लीजिए नीट का हाल क्या हो गया। 30-30 लाख में आरएसएस के लोगों ने टिकट बेचने का काम किया, और पूरा तंत्र जो है वह गुजरात से जुड़ा हुआ रहा है। बीच में कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो है कि नीट का पेपर आउट किया। अरे भैया, सरकार तुम्हारी है तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को अगर प्रमाण है तो जेल में डालो ना। लेकिन ये सारा का सारा
जो पेपर आउट करा करके हमारे छात्र नौजवानों का, बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। और नीट का पेपर इसलिए आउट कराया गया कि हमारे गरीब गुरबा, पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत समाज के बेटे और बेटियां कड़ी मेहनत करके सारे कंपटीशन में जब आगे जाने लगे तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और ये पिछड़े, दलितों, वंचितों, अकलियतों के बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने के लिए पीछे कर ये पैसे। यानी आप बताओ कि आपके घर का बच्चा कोई बेटी हो, अगर MBBS करना चाहे, BDS करना चाहे, तो क्या 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख देने की साल में हैसियत है क्या? मतलब आपका कहना ये है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, सरकार नहीं चाहती है कि देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, देश के युवा आगे बढ़े। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में 21 पेपर आउट हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी के नाम से अगर कोई रिकॉर्ड कायम होगा तो पेपर लीक कराने का रिकॉर्ड कायम होगा। ये छात्र नौजवानों का मान मर्दन करना चाहते हैं, भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। एक तरफ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। मैं तो मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप वास्तव में एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात छोड़िए, 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 सिलेबस की बात होनी चाहिए। जो पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हो, वही लामार्टियर में हो, वही लोरोटो में हो, वही कॉन्वेंट और पब्लिक कॉन्वेंट स्कूलों में होनी चाहिए। जब एक तरह की शिक्षा रहेगी, एक तरफ का सिलेबस रहेगा, तो उसमें एक तरह की शिक्षा नीति रहेगी, तो हमारे गरीब गुरबा, पिछड़े, दलित, वंचित समाज के भी बेटे बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकते हैं और देश की तरक्की में। क्या आपको सरकार से ये उम्मीद है कि ऐसा होगा? देखिए, उम्मीदें पर दुनिया जिंदा है, उम्मीद किया जाता है, हम लड़ेंगे और हो सकता है कि यह जो सरकार जो है इस समय तानाशाही के मूड में रही। अब धीरे धीरे देख लीजिए कि उनका नशा उतरा है और एक दिन जब ये लंगड़ी सरकार बनी है तो प्रतिपक्ष की भावना मांगों को और प्रतिपक्ष की जो भावना है, जनता के हितों से जुड़े हुए, छात्र नौजवानों के भविष्य से जुड़े हुए उन मुद्दों को जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, एनडीए की सरकार को जो है लेकर के चलना पड़ा। अभी तो मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 3 और मोदी 3.0 अब एनडीए सरकार कहा, अब एनडीए की बात कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की सरकार कहने की इनकी हिम्मत नहीं है। और अभी तो आज देखिए, आप तो संसद सत्र का पहला दिन रहा है, अभी परसों देखिए क्या होता है। हो सकता है कि परसों खेल बिगड़ जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की जगह 13 हो जाए, 13 नहीं तो 40वां हो जाए, 40वां नहीं होगा तो 6 महीना के बाद भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, सत्र का पहला दिन था और वहाँ पर संविधान को लेकर लोग, जो जितने भी प्रतिपक्ष नेता थे, विपक्षी नेता थे, सब दिखा रहे थे मोदी जी को संविधान की किताब। कैसे देख रहे हैं? संविधान एक हमारा जीने का जीवंत दस्तावेज है, उसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा। और जो भी नॉनसेंस इस तरीके की बात करेगा कि हम संविधान ख़त्म करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। देश की आधी आबादी हो, चाहे देश का पिछड़ा, दलित, वंचित जो भी है, सारे के राइट्स संविधान में हैं और 1950 के बाद ही वो सबको मिले हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को संविधान की किताब दिखानी पड़ गई, वो भी याद इसीलिए दिलाया गया क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी जी का, उन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किए। वो पहले जब जीते तो ज़रूर वो संसद के नतमस्तक हुए, संविधान की जयकार किया, लेकिन उन्होंने संविधान के फेवर में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस जनता को भरोसा हो कि उसके राइट्स रिजर्व हैं और संरक्षित हैं। कुछ ऐसा नहीं होगा। उनके नेताओं ने जिस तरह से भाषण दिया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 400 पार का सीट आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मुझे संविधान को चेंज करना है, कई नेताओं ने ऐसा बोला। बीजेपी खुद ये बताना चाह रही थी कि जनता तक उन्होंने ही पहुंचाया कि संविधान को हम बदलना चाह रहे हैं। तो जब बदलना चाह रहे हो और जनता जो यहाँ हमारी उसे राइट जो मिले हुए हैं उसे अकॉर्डिंग वो अपनी स्वतंत्रता और अपना लोकतंत्र खोना नहीं चाहती, क्योंकि उसे बहुत लड़ाई के बाद मिला हुआ है। और ये संविधान की केवल इसलिए सिंबॉलिक दिखाया गया है कि आप इसके अंडर में हैं, आपके अंडर में ये नहीं है, और आप इसके रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप पूरी सरकार में काम करेंगे। इसीलिए जनता ने थोड़ा सा कम रह गया फिलहाल, लेकिन सबक सिखाया। इन्होंने इनको इतनी बात बताई कि ये जो आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, इसमें जनता का हित नहीं है। जनता ने बताया कि आप किस कैटेगरी के हैं। वो 24 के इलेक्शन में उन्होंने इतनी नहीं सीटें मान लो थोड़ा कम किया,
कि सरकार उन्होंने बनाई नहीं बनाई वो तो ठीक है, लेकिन इस कैटेगरी में लाके खड़ा किया कि आप तानाशाही नहीं कर सकते हो। है कि संविधान आज सत्र, पहला सदन में सत्र चला, पहला दिन था सत्र का, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को विपक्षी नेताओं ने संविधान की किताब हाथ में ली, उनको याद दिलाया गया। संविधान की किताब से यही जनता को संदेश देना चाहते हैं कि अब की बार जनता की जीत हुई है, और जिस तरह से अगली बार इन्होंने संसद में मनमानी की है, कभी स्पीकर का जो वो माइक बंद कर देते थे, सारी चीज़ें बंद कर देते थे, अब की बार नहीं होगा। अब की बार मजबूत विपक्ष है, उनको हर एक भ्रष्टाचार का, हर एक का जवाब देना होगा और संविधान की जीत होगी। बिल्कुल, तो लोगों के बीच माहौल क्या है सत्र को लेकर, क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? क्योंकि आज पहला दिन था और पहले ही दिन विपक्षी नेताओं की तरफ से मोदी जी को संविधान एक बार फिर से याद दिलाया गया। फिलहाल क्या होता है सत्र में, आगे क्या कुछ चर्चाएं होती हैं? पक्ष विपक्ष दोनों ही हैं। मज़ेदार होगा ये सत्र, इस बार का देखने लायक होगा। तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।